जय श्री राम। दोस्तों, लगभग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बुध सूर्य के साथ ज़्यादा अच्छा है या सूर्य से अलग होकर अच्छा है। उस पर मैंने बताया था कि कैसे सूर्य बुध साथ हो तो बुधादित्य योग तो बनता है, पर बुध के अस्त होने की संभावना भी रहती है। वहाँ मैंने एक कहानी भी सुनाई थी जो मेरे गुरुवर ने मुझे सुनाई थी कि अगर कभी बुध का विचार करना हो तो कैसे किया जाता है। उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही इसके एग्जाम्पल चार्ट के साथ आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं ऑन डिफरेंट चार्ट्स। पर उस बात को लगभग 1 साल हो गए और उस वीडियो का सेकंड पार्ट नहीं आया। आज उसका सेकंड पार्ट हम ला रहे हैं। अब आप उसी को देख रहे हैं और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले वो भी देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो अपने आप में भी परिपूर्ण है, तो आपकी इच्छा है। और विलंब नहीं करते हैं, सीधा विषय पर आते हैं और समझते हैं इसे कैसे देखा जाता है। बड़ा ही यूनिक प्लैनेट है। यूनिक किस तरह से? क्योंकि वो एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठता है उस जैसा फल देता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कहते हैं अगर बुध अच्छे ग्रहों के साथ है तो वो शुभ फल देगा, और अगर वो क्रूर ग्रहों के साथ है तो वो पापी बन जाएगा। बाकी किसी और ग्रह के लिए बात नहीं कही गई। इससे हमें समझ में आता है कि बुध के साथ डील करते वक्त हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो और वो सही जगह पर उस विद्या का, उस बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो वो कितनी उन्नति कर सकता है, समाज की प्रगति में सहायक हो सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। और वही बुध बली होकर यदि पाप प्रभाव में है, या यूं कहें कि उस पर क्रूर ग्रहों का नकारात्मक पक्ष की तरफ वो चला जाता है, तो वो समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। समाज को नुकसान अनपढ़ अशिक्षित व्यक्तियों से नहीं, बल्कि कुटिल बुद्धिमान व्यक्तियों से है। तो ये अंतर हमें बुध के मामले में बहुत खास देखना चाहिए, हर कुंडली में देखना चाहिए कि इसका बुध कहाँ है, कैसा बैठा है, उसके साथ कौन है, उससे चौथे कौन है, उससे पंचम कौन है। ये श्रृंखला लंबी चलेगी। वैसे 1 साल के बाद ये वीडियो आया तो हो सकता है अगले साल अगला पार्ट आ रहा हो। पर उससे पहले मैं बता दूं कि ये बुध एक खास प्लैनेट हो जाता है, और इस वजह से उसके उसको देखना बहुत जरूरी होता है कि इस व्यक्ति की मंशा क्या है, इस व्यक्ति का स्वभाव क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर सूर्य और बुध साथ बैठते हैं तो सूर्य अंकुश है, आत्मा का प्रतीक है, और बुध उसके साथ बैठता है तो आपकी बुद्धि आत्मा के प्रभाव में, या यूं कहे उस अंकुश में काम करती है, समाज के दायरे में काम करती है कि समाज को ये बात गलत ना लग जाए या कोई मेरी निंदा ना करे। आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं। शायद इसी कारण से बुध आदित्य योग कहा गया। वहीं जब बुध अकेला होता है तो वो व्यक्ति लीक से हटकर सोचने वाला होता है। समाज क्या सोच रहा है उससे हटके उसकी अलग सोच हो सकती है, क्योंकि मरकरी पर, बुध पर सूर्य का अंकुश नहीं है। और वो अच्छे कवि हो सकते हैं, अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। वो दुनिया से हट के कुछ सोचा और उसको क्रियान्वित किया और परिणाम बड़े अच्छे आए। तो ये दोनों अलग अलग फायदे हैं सूर्य बुध की युति के। अब इसको जरा चार्ट के माध्यम से समझते हैं, कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं कि इसे कैसे देखा जाना है। देखिए, हम बात कर रहे हैं सूर्य और बुध की। तो क्या क्या संभावना हो सकती है, कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? या तो वो दोनों साथ हो सकते हैं या वो साथ नहीं हो सकते। अगर साथ हैं तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि क्या बुध अस्त तो नहीं। अगर वो अस्त नहीं है तो ये बड़ा अच्छा योग बन जाता है कि सूर्य बुध साथ तो हैं, एक दूसरे पर प्रभाव भी डाल रहे हैं, लेकिन वो अस्त नहीं है। मतलब उसकी जो क्या कहे क्षमता है वो कम नहीं हुई, वो क्षमता अभी भी उतनी ही प्रखर है। साथ में सूर्य का साथ और मिल गया तो इसको बहुत अच्छा मानना चाहिए। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि वो सूर्य के साथ बैठकर बुध अस्त हो जाए। अब कुछ ज्ञानी जन ये कहते हैं कि बुध को सूर्य से अस्त होने का दोष नहीं लगता। ठीक है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में ही ये बताया गया है कि कितने अंशों पर बुध अस्त होता है, उसके प्रभाव में कुछ तो कमी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसको अस्त होने का बिल्कुल दोष नहीं लगता, प्रभाव कंपेयर टू अदर प्लैनेट कम होता है। अब अगर अस्त नहीं और अस्त में अपने फर्क देख लिया तो बेस्ट हो गया साथ बैठना विदाउट कंबशन। अगर कंबस्ट है तो उसमें क्षीणता आ गई। अब दूसरी कंडीशन पर चलते चलते हैं।
युति नहीं है, पर वो युति के बगैर बलि बैठा है। यानी बुध उच्च का बैठा है, बुध मिथुन का बैठा है, बुध वृषभ में बैठा है, बुध तुला में बैठा है, बुध धनु में बैठा है, ऐसी राशियों में बैठा है जहां पर बुध को बल मिल रहा है। ऐसी स्थिति भी अच्छी कहलानी चाहिए। सूर्य का साथ भी नहीं है, अस्त भी नहीं हुए, और ऊपर से बली भी अवस्था है, ये भी बहुत अच्छा योग है। लेकिन जो सबसे खराब योग है वो है ये, बुध सूर्य के साथ नहीं है परंतु फिर भी निर्बल है, शत्रु राशि में है, शनि मंगल की राशि में है, जिसमें ज्ञान नहीं है, ऐसी राशियों में है, और वहां पर पाप प्रभाव में आ जाए, तो ये सबसे बुरा योग है। तो अभी जो हमने चार कंडीशन बताई, उसमें बेस्ट कंडीशन है साथ होके अस्त नहीं हो, या बली हो, अकेला बैठा हो, बली हो, बहुत बढ़िया योग है। दोनों ही इक्वली गुड हैं, दोनों के गुणधर्म अलग अलग हो जाएंगे, वहां समाज के दायरे में रह के काम करेगा। और अगर बुध बली होकर अकेला बैठा है तो ट्रेंड सेटर, इनोवेटिव आइडियाज, राइटर, स्कॉलर, स्ट्रेटेजी मेकर, ऐसी चीजें उसके साथ जुड़ जाएंगी। वहीं जो अस्त वाला है वो थर्ड नंबर पर आएगा, और बुध निर्बल है और सूर्य का साथ भी नहीं है, ये सबसे बुरा योग कहलाएगा। आइए पत्रिकाओं के माध्यम से समझते हैं कि इसको लगाते कैसे। उदाहरण के लिए ये पत्रिका आप देखिए, ये कन्या लगन की कुंडली है, 28 दिसंबर 1958, 1:17 सुबह का जन्म है, अर्ली मॉर्निंग दिल्ली का। मैं एक बार पत्रिका में सारे ग्रहों की स्थिति बता देता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ छात्र जिन्हें कुछ दृष्टि समस्या है वो भी इसको समझ पाए। तो कन्या लगन है, राहु लगन में है, दूसरे भाव में सप्तम का स्वामी गुरु विराजित है, तीसरे भाव में लग्नेश बैठा है, चौथे भाव में शनि सूर्य दो अलगाववादी ग्रह बैठे हैं, वहीं पर दिग्बली शुक्र बैठा है, सप्तम में केतु है, अष्टम भाव में स्वराशि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल बैठा है, और इसी प्रकार चंद्रमा कर्क राशि में 11वें भाव में स्वराशि का है। अब इस पत्रिका में सबसे पहले तो वीडियो बाधित करने के लिए क्षमा चाहूंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है। जब भी कोई रील बनती थी तो आप पूछा करते थे कि दिल्ली में आप कहाँ पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली और करनाल में एडमिशन ओपन है। वहां पर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी और रिसर्च क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम वहां पर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें आपका इंतजार रहेगा। यदि आपकी रुचि है और इस विषय को सिस्टमैटिकली आप समझना चाहते हैं आमने सामने बैठकर, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिया गया होगा, आपके सामने अभी आ रहा होगा, उस पर कॉल करके भी आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं क्लास में। और अब वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं, वापस कंटेंट पे चलते हैं। यदि हम बुध पर ध्यान दें तो बुध सूर्य से अलग नजर आता है, परंतु बुध मंगल की राशि में है और मंगल की उस पर दृष्टि है। बुध पर और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या प्रभाव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इस जातिका के बारे में, ये फीमेल चार्ट है, ये कहेंगे कि ये अपनी बुद्धि का, क्योंकि वो अलग बैठा है, तो इस्तेमाल भी करेगी और गलत जगह पर इस्तेमाल करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी यही बुध अगर गुरु के साथ होता, या गुरु की दृष्टि में होता, या शुक्र के से प्रभावित होता, तो हम बोलते कि नहीं, बुद्धि जो है वो सही दिशा में जा रही है। यहाँ पर कहेंगे सूर्य का साथ छूटने के बाद बुध स्वच्छंद भी हुआ, और वो स्वच्छंद होने के साथ साथ यहाँ पर पाप प्रभाव में भी है, तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। ये जातिका जिसकी पत्रिका आप देख रहे हैं, इस जातिका की दो विवाह हुए, और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रही किसी मित्र के साथ। समाज से बहिष्कृत होना पड़ा, निर्णय इनके अपने थे, समाज से बहिष्कृत होना पड़ा, और जीवन में काफी कठिनाइयां इनको देखने को मिली। तो ये है जब बुध अकेला है, लग्नेश है, मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है, तो स्पॉन्टेनियस और ऐसा निर्णय जो कि किसी के फायदे का नहीं था, वो लेकर इन्हें नुकसान झेलना पड़ा। एक और पत्रिका देखते हैं। ये पत्रिका है 30 दिसंबर 1984 की। इस पत्रिका में तो गुरु महाराज लग्न में है, दिग्बली है, सूर्य साथ में है, भाग्याधिपति, और तीसरे भाव में शुक्र मंगल की युति है, चौथे में मीन राशि में चंद्रमा विराजित है, राहु छठे में है, और शनि केतु बुध द्वादश में। अगेन बुध यहाँ पर सूर्य से दूर है, बुध मंगल की राशि में है, बुध पर शनि केतु का प्रभाव है। यानी अगेन आपकी बुद्धि, आपके निर्णय पर शंका होती है कि आप निर्णय सही ले पाएंगे, इस बारे में डाउट रहेगा।
और पंचम अधिपति भी शनि की राशि में बैठा है, शुक्र के साथ है लेकिन शनि की राशि में। ये जातिका ने प्रेम विवाह किया, विजातीय विवाह किया। पेरेंट्स प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति से प्रेम विवाह के खिलाफ थे जिनको इन्होंने पसंद किया। परंतु जातिका ने गुरु लगन में सूर्य के साथ तो अपने निर्णय पर अड़ी रही और निर्णय लिया। शादी के कुछ साल बाद पुत्री हुई और पुत्री होने के बाद तलाक हुआ। अब ये जातिका अकेले मेहनत करके अपना अपना घर भी देख रही है, बच्ची को भी देख रही है और सेल्फ डिपेंडेंट है। अब क्योंकि लगन में गुरु सूर्य है, दिग्बली गुरु बैठा है, सूर्य साथ में है जो भाग्याधिपति है, कोई आर्थिक तंगी नहीं है, ना ही कोई कहें कि समाज में नाम खराब है, परंतु विवाह खराब है। विवाह बुरी तरह से दिक्कतों में आया और अब ये अकेली रह रही है। खास बात यहाँ पर यह है कि इस कुंडली में लगन कुंडली से सप्तमेश विबुध बनता है, चंद्र कुंडली से सप्तमेश विबुध बनता है और वो शनि केतु के साथ वृश्चिक राशि में। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों तो वो कुंडलियां थी जहां पर बुध अकेला था लेकिन पाप प्रभाव में था। अब ये पत्रिका देखते हैं। ये धनु लगन की, अगेन धनु लगन की पत्रिका। लगन में वक्री शनि, सप्तम में मंगल और गुरु, दशम भाव में उच्च का बुध शुक्र के साथ, भाग्य स्थान में सूर्य, लाभ भाव में केतु और नीच का चंद्रमा द्वादश भाव में, राहु पंचम में। अब इस पत्रिका में बुध दशम भाव में उच्च का हुआ, साथ में शुक्र भी उसके बैठा है। हालांकि शुक्र नीच का ग्रह है, लेकिन शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बुध एक ऐसी राशि में गया है जिसमें ह्यूमन साइन है, जिसको आप द्विपाद राशि कहते हैं, कन्या नजर आती है इसमें। ऐसी स्थिति में बौद्धिक क्षमता प्रखर दिखती है और बेहतर है कि वह सूर्य से अलग है। कुछ ऐसा सोच पाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएगा जो समाज को प्रेरणा दे सकता है या इस जातक को उन्नति दे सकता है। ये चार्ट है वॉरेन बफेट का और इनके बारे में आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में कितना इन्होंने तरक्की की और कितना अपनी मेहनत और अपने दिमाग से उन्होंने उन्नति को प्राप्त किया। तो यहाँ पर बुध का अकेला होना फायदेमंद रहा क्योंकि वो उच्च का था और वो शुक्र के साथ था। यही अगर सूर्य के साथ होता तो हम कहते हैं दायरे में रहकर सोच होती और शायद परिणाम उतने प्रबल नहीं होते जितने प्रबल इनको देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, इस पत्रिका को देखते हैं। ये पत्रिका में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। क्या ये बुधादित्य योग अच्छा है? अभी तो हमने कहा, हमने दो केसेस अभी तक देखे, दो तीन केसेस जहां पर बुध अकेले थे, दो जगह बुरा था, एक जगह अच्छा था और परिणाम कुछ उस तरह के मिले। यहाँ वृश्चिक लगन के लिए बुध अष्टम अधिपति और लाभ अधिपति होता है। ऐसे में अगर लाभ अधिपति लगन में बैठे तो इसको शुभ नहीं माना है। 11वें भाव के स्वामी का लगन में होना शुभ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लग्नेश का लाभ में होना फिर भी शुभ होता है, लेकिन 11वें का लगन में होना शुभ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अष्टम अधिपति का लगन में होना शुभ नहीं होता है। अब ऐसे में बुध, और वो तो दिग्बली है, ऐसे में बुध यहाँ पर ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता था। ऐसी स्थिति में सूर्य का साथ मिलना, जो उसके कर्मों का स्वामी है, जो मेहनत का स्वामी है, वो इस बुध को कंट्रोल कर रहा है, या यूं कहें कि उसकी वजह से बुध के ऊपर अंकुश लगेगा। साथ में यहाँ शनि भी विराजित है जो तीसरे और चौथे भाव का स्वामी। अब अगर मैं इस पत्रिका में ये कहूं, पत्रिका में एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैं बताना भूल गया। वृश्चिक लगन, लगन में सूर्य बुध शनि, दूसरे भाव में शुक्र, पंचम भाव में स्वराशि का गुरु वक्री राहु के साथ, मेष राशि में चंद्रमा, मंगल तुला में 12वें भाव में और केतु लाभ भाव। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो बुध है ये लाभ और अष्टम का स्वामी होकर यदि लगन में अकेला होता, दिग्बली होता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर होता। यहाँ पर दशम अधिपति का उसके साथ बैठना और उसको युति में रखना इस बुध की जो नकारात्मक प्रभाव हो सकते थे इस कुंडली पे, उसको कम करता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो तीसरे भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी तीनों इकट्ठे लगन में है। 3, 10, 11 इन भावों को हम उपचय भाव कहते हैं और यदि उपचय भाव के अधिपति इकट्ठे बैठे तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये जातक 2 दिसंबर 1987 को जन्मा, 6:45 की कुंडली है। जातक ने अपनी मेहनत से अथाह संपत्ति अर्जित की, बचपन से ही एम्बिशियस
और वो जो बुध लगन में लाभ अधिपति होकर है, तो बड़े बड़े ख्वाब थे, बड़े बड़े सपने थे। और वो सूर्य के जो कर्म अधिपति है उसके अंकुश की वजह से, उसके साथ की वजह से इस व्यक्ति ने उन सपनों में से अधिकांश सपनों को पूरा भी किया। तो यहां पर बुध आदित्य योग बेहतर है अकेले बुध से। आगे बढ़ते हैं। यह है 2 मई 1974 की कुंडली, धनु लगन की पत्रिका है। यहाँ पर गुरु तीसरे भाव में है, लग्नेश चौथे में उच्च का शुक्र है, सप्तम में शनि मंगल जैसे दो क्रूर ग्रह हैं, चंद्रमा दशम भाव में विराजित है, सूर्य बुध की युति उच्च सूर्य के साथ बुध पंचम में है और केतु छठे में, राहु 12वें में। अब देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि किन लग्नों में बुधादित्य योग सबसे अच्छा होता है, तो मेरा जवाब होगा धनु लगन। उसका कारण बड़ा सीधा सा है कि धनु लगन में भाग्य और कर्म का स्वामी सूर्य और बुध बनते हैं। ऐसे में यदि वो दोनों युति करके बैठे हैं तो ये लाभदायक है। अब ये युति कहाँ बनी? पंचम में बनी। सप्तम पीड़ित नजर आ रहा होगा आप लोगों को, शनि मंगल साथ बैठे हैं मिथुन राशि में और सप्तम अधिपति भी सूर्य के साथ है, तो दो अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव सातवें घर पर भी है, सातवें के स्वामी पर भी है। इस तरह का परिणाम हमें देखने को मिलता है। जातिका जिसकी ये पत्रिका है, इसके जीवन में वैवाहिक जीवन में सडन परेशानी आई, दिक्कतें इतनी आई कि वो तलाक तक बात गई। शादी के अच्छे खासे 10-12 साल ऊपर होने के बाद, एक अच्छा जीवन यापन करने के बाद अचानक से परिवार में एक दूसरे के प्रति संशय शक का माहौल बना, झगड़े हुए, नौबत तलाक तक आई, दोनों आइसोलेटेड हो गए और कुछ महीने अलग भी रहे। लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ पर बुध और सूर्य साथ थे, या यूं कहूं भाग्याधिपति कर्माधिपति पंचम में साथ थे, तो बुद्धिमता का इस्तेमाल करते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जातिका शांत रही। जबकि धनु लगन की पत्रिका है, मंगल लगन को देखता है, सूर्य उच्च का है, परंतु अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए जातिका शांत रही। कोई बड़ा निर्णय निर्णय हम दशम भाव से देखते हैं, ध्यान रखिएगा। दशम भाव हमारे डिसीजन मेकिंग को इंडिकेट करता है। निर्णय को कंट्रोल में रखा, संयमित रखा, और आज ये उसी फैमिली में, उसी जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर ये युति ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। वैसे भी धर्म कर्म अधिपति योग बोलते हैं जिसे हम गुरु शनि का, वैसे ही नवम दशम के स्वामी का साथ बैठना भी एक बहुत ही अच्छा योग है। तो यहाँ बुधादित्य योग का फायदा रहा। हमने अभी तक क्या देखा? हमने बुधादित्य योग के 2 कुंडलियां देखी, जिनमें एक ज्यादा अच्छी थी, एक थोड़ी कम अच्छी थी। हमने बुध अकेले बैठने पर देखा। अब ये कुंडली जो अभी आपके सामने है, ये मैं आपको दिए जा रहा हूँ, इस पर आप काम करेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पर बुध किस प्रकार का परिणाम दे सकता है? बुध यहाँ केतु के साथ है, सप्तम भाव में है, तुला लगन की कुंडली है, लगन में राहु है, दशम भाव में शनि है, अष्टम में उच्च का चंद्रमा सूर्य गुरु के साथ विराजित है, और उच्च के शुक्र के साथ मंगल की युति छठे भाव में। तो इस पत्रिका को आप देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या लगता है। यहाँ बुध का अकेला बैठना, केतु के साथ बैठना क्या लाभदायक है या हानिप्रद है? और यदि हानिप्रद है तो किस प्रकार की हानि की अपेक्षा आप इस चार्ट में इस जातिका से करते हैं? तो आई होप आपको ये विषय समझ में आया हो। अभी इसमें एक पॉइंट और जोड़ना बाकी रह गया था, भावाधिपत्य, जिसको अब ये बोलते हुए थोड़ा सा झिझक हो रही है, जिसको हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे। अब अगर अगला भाग समय पर रहा तो हाँ, अगले भाग में इसको डिस्कस करेंगे, तब हम जानेंगे कि इसको हम कैसे देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ऐसे ही और लगभग 450-500 वीडियो आप देख पाएँ। और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइव आने की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलती है। जो पुराने हमारे दर्शक हैं, उनसे मैं कहूँगा अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें, और भी विषय बताते रहिए जिस पर आप मुझे सुनना चाहते हैं। प्रयास रहेगा कि आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। पूर्व जन्म के क्या थे आपके कर्म, और कैसे पांचवा और नवा भाव उससे जोड़ता है, इसको जानने के लिए आप ऊपर दिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। जय श्री राम।